हाय एवरीवन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर समाप्त किए थे, जिसमें कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नाम हमने लिखा था। जैसे कुछ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस थे, कुछ एनायनिक थे, केटायनिक थे और कुछ केटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस थे। और फिर हम लोग पॉलीन्यूक्लियर में डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस का भी नॉमेनक्लेचर किया था। अब नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड जो है ना, दो प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक कि कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा, उसका IUPAC नाम लिखने पूछेगा, और दूसरा कि उसका नाम लिखा हुआ रहेगा, फॉर्मूला बनाने पूछेगा। दोनों प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आते हैं। तो एक तो हम लोग देख लिए कि कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। अब जो दूसरा कैटेगरी है इसमें कि कंपाउंड का नाम लिखा हुआ रहेगा और उसका फॉर्मूला बनाना रहेगा, तो कैसे बनाएंगे ऐसे कंपाउंड को। तो इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो ध्यान में रखना है। नोट्स में लिखा हुआ उसको आप पढ़ोगे। अभी डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लो कि कोई नाम दिया हुआ है ऐसा, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, ऐसा कोई कंपाउंड का नाम दिया हुआ है और इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो ऐसे केस में सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, किसी भी कंपाउंड का यदि नाम दिया हुआ है और स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहला केस हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि यह जो नाम लिखा हुआ है यह पूरा एक वर्ड में है। तो ये पूरा एक वर्ड का नाम है, इसका मतलब कि यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम है। दो चीज़ होता है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन और आयोनाइजेशन के बीच में गैपिंग होता है। यहाँ कहीं कोई गैपिंग नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि यह जो पूरा है एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ही नाम है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहने का मतलब कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट इसमें दे दो। उसके बाद फोकस करोगे सबसे लास्ट में, जो यहाँ सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के बारे में बतलाता है। निकेल लिखा हुआ है, इसका मतलब कि निकेल यहाँ सेंट्रल मेटल एटम हुआ। इसके बाद अब इधर लिगैंड्स होंगे। टेट्रा कार्बोनिल है, 4 कार्बोनिल, NiCO का हो। ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो कहीं कोई चार्ज भी देना नहीं है हम लोग को। ये इसका फॉर्मूला हो गया निकेल। और टेट्रा कार्बोनिल था तो 4 कार्बोनिल ग्रुप हम लोग इसमें दिखा दिए। उसी प्रकार से मान लो हो हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ऐसा कुछ फार्मूला लिखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो यहाँ गैपिंग दिया हुआ है। गैपिंग दिया हुआ है कहने का मतलब कि आयोनाइजेशन स्फीयर है, ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर माने स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ देखोगे मेटल को, कोबाल्ट है CO, हेक्साएमीन है मतलब 6NH3 का मॉलिक्यूल। उसके बाद यहाँ क्लोराइड है बाहर में, तो आपको यहाँ Cl लिखना है। अब कितना क्लोराइड होगा, 1 Cl होगा, 2 होगा, 3 होगा, कितना होगा यह डिसाइड करेंगे हम लोग यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर से। चूँकि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 दिया हुआ है, अब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो X अमोनिया का होता है 0। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 लाने के लिए यहाँ 3 नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, मतलब -3। अब 1 क्लोरीन पे 1 माइनस होता है, तो जाहिर सी बात है कि 3 क्लोरीन रखना होगा, तब -3 उधर जाकर के +3 हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग को करना है Cl3। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर से डिसाइड होगा कि कितना यहाँ जो है काउंटर आयन उसके साथ हम लोग को देना है। उसी प्रकार से मान लो है पोटासियम हेक्सासाइनो फेरेट 2, ऐसा कोई कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला। तो जो पूरा एक वर्ड में एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये हो गया आयोनाइजेशन। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऐसा। फेरेट मतलब कि आयरन, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। हेक्सासाइनो मतलब 6Cn, ठीक। उसके बाद बोल रहा है पोटासियम, तो पोटासियम। अब यहाँ पोटासियम कितना होगा ये डिसाइड करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट से। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। पोटासियम का होता है कितना, +1। Cn का तो फिक्स है -1 और 6 है। तो यहाँ जो है अभी -6 आ रहा है, इसको हम लोग को लाना है -3। तो -3 तभी आएगा जब यहाँ +3 ऐड हो।
अब एक पोटासियम का एक प्लस होता है तो जाहिर सी बात है कि 3 लाने के लिए यहाँ 3 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर तो इसका यहाँ 2 दिया हुआ है, तो 2 देने के लिए -2 लाना होगा, मतलब +4 ऐड करना होगा। तो +4 तभी आएगा जब 4 पोटासियम लेंगे, क्योंकि एक पोटासियम पर एक प्लस होता है, तो 4 लेंगे तो 4। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ डिसाइड कर लेंगे कि पोटासियम कितना होगा, 4। तो फार्मूला बन गया K4FeCN का होल 6। यही हो गया पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। तो मेन इसमें डिसाइड करना है काउंटर आयन का, क्योंकि लिगैंड्स वगैरह जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, वो तो जितना लिखा हुआ रहेगा उसी के हिसाब से आपको लिखना है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मेन डिसाइड किया जाता है इसको, आयोनाइजेशन स्फीयर में जो आयन्स है उसके बारे में डिसाइड करना है हम लोग को। ऐसे ही और कई एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग देखते हैं उसको। तो जैसे मान लो है डाईएमीन डाईक्लोरो प्लैटिनम 2, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है। कैसे बनाएंगे इसको? तो पूरा एक वर्ड में दिया हुआ, मतलब कि पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही है, इसमें कोई आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं है। तो स्क्वायर ब्रैकेट प्लैटिनम है Pt, डाईएमीन मतलब 2NH3 हो जाना है, डाईक्लोरो मतलब Cl2। ऑक्सीडेशन नंबर 2 दिया हुआ है, तो यहीं से यदि आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो 2 आ जाएगा। NH3 का 0 होता है, Cl का -1, 2 Cl है तो -2, मतलब ओवरऑल हो जाएगा +2। तो यह फार्मूला बन गया इसके लिए। वैसे ही मान लो यदि रहे हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट, और इसका फार्मूला लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दोगे। बीच में गैपिंग है, मतलब ये आयोनाइजेशन स्फीयर है, पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ। स्क्वायर ब्रैकेट दे दो, कोबाल्ट CO, हेक्साएमीन मतलब 6NH3 होगा, बाहर में सल्फेट है SO4। अब यदि ऑक्सीडेशन नंबर के अनुसार चलोगे तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है 3, और यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2, क्योंकि अमोनिया पे चार्ज 0 है, सल्फेट पे चार्ज होता है -2, तो वही बन जाएगा 2 कोबाल्ट के लिए। अब यदि केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करें तो केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो स्पीसीज है, मतलब लिगैंड अमोनिया, इस पर तो कोई चार्ज होता नहीं है, लेकिन ओवरऑल बोल रहा है कोबाल्ट का 3 है, तो 3 तभी आएगा जब यहाँ 3 प्लस हो। सल्फेट पे 2 माइनस होता है। अब इसको बैलेंस करोगे, जैसे हम लोग बेसिक सा सॉल्ट में करते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड लिखना है, इस पर 2 + 1 माइनस, तो अपोजिट मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखते हैं MgCl2। वैसे ही अपोजिट मल्टीप्लाई करना होगा, 2 को इससे और 3 को इससे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये पूरा का 2 और ये पूरा का होल 3। मतलब चार्ज मस्ट बी बैलेंस्ड, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है वह बराबर होना चाहिए आयोनाइजेशन स्फीयर पर जो चार्ज है उसका, तब। तो ये जो है इसका फार्मूला हो गया। फिर मान लो रहे 20 इथाइलिन डाईएमीन, उसके बाद डाई नाइट्रो क्रोमेट 3, ऐसा कोई कंपाउंड है। यहाँ भी पूरा एक ही वर्ड लिखा हुआ है, मतलब यहाँ भी एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही बात करना है केवल। तो बनाओ, क्या है? क्रोमेट माने क्रोमियम, 20 इथिलीन डाईएमीन, तो इथिलीन डाईएमीन को हम लोग EN लिखते हैं, 20 माने 2 है। डाई नाइट्रो, नाइट्रो मतलब क्या है? NO2 का होल 2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। 3 कब आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ज़रा सोचो अच्छे से। तो इसका x, इसका 0, इसका -1, तो 2 है तो -2। तो यदि इसको इक्वेट कर दिया जाए +1 से, तब हो जाएगा ना, ये -2 उधर जा करके +2 बन जाएगा, तो ओवरऑल हो जाएगा +3। तो ये 3 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ एक प्लस देना है।
ऐसे डिसाइड करेंगे हम लोग। तो मेन यही है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज या बाहर या मतलब कि आयोनाइजेशन स्फीयर में जो स्पीसीज है वह कितना होगा, उसको कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे, यही मेन है। और इस सारा कुछ डिसाइड होगा सेंट्रल मेटल आयन के ऑक्सीडेशन नंबर से। बिल्कुल इस बात का जो है हम लोग को ध्यान रखना है, बेहद ज़रूरी है। इसी में मान लो कोई डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का भी लिखना पड़ जाए, डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का भी लिखना पड़ जाए, जैसे मान लो रहेगा डाइएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3 म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो टेट्रा एमीन कोबाल्ट 3, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाओगे? तो यह एक डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, मतलब दो दो सेंट्रल मेटल आयन है कोबाल्ट। तो बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट दे देना है हम लोग को। कोबाल्ट पहले लिखेंगे, डाइमीन डाइक्लोरो, मतलब इस कोबाल्ट के पास 2 अमीन है और 2 क्लोरीन है, तो उसको आगे तो नहीं लिखेंगे ना, आगे ब्रिज बनेगा। तो इधर इसको ऐसे लिख लो पहले कि डाइक्लोरो डाइमीन और अब कोबाल्ट, ठीक है, डाइमीन डाइक्लोरो फिर कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर तो बाद में देखेंगे। म्यू अमीडो, मतलब जो ब्रिज बना हुआ है उसमें से ब्रिजिंग लिगैंड एक अमाइड है, एक है म्यू हाइड्रोक्सो, मतलब वो OH है। फिर इधर जुड़ेगा कोबाल्ट, इधर है टेट्रा एमीन, मतलब NH3 कितना है, 4 है। अब यहाँ हम लोग को बैलेंस करना है इसका ही, तो कैसे करेंगे? 2 क्लोरीन है -2, अमोनिया का 0, कोबाल्ट का X -1 X 0, तो अभी के अनुसार आ रहा है 2X -4, जबकि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ 6 होना चाहिए, तो 6 तो तभी आएगा जब बाद में इधर +2 हो, तब ना ऐसे हो जाएगा 2X बराबर +2 + 4, तो +6, और इस तरह से X बराबर आ जाएगा +3। तो यहाँ पर हम लोग देंगे 2 प्लस चार्ज, ऐसे +2 से इक्वेट किए थे ना, तो 2 प्लस चार्ज देंगे हम लोग, समझ रहे हो? तो मतलब कि मेन ऐसे क्वेश्चंस में जो मेन है यही पता करना है कि यहाँ चार्ज कितना होगा, बाहर या पहले जो है कितने काउंटर आयंस होंगे, और इस सारा कुछ हम लोग को कहाँ से देख करके चलना है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर से। बस इतना सा बात ध्यान में रखोगे। अब जैसे डायरेक्ट मान लो रहेगा हेक्सा एक्वा टिटेनियम 3, ठीक है, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। टिटेनियम लिखो, हेक्सा एक्वा मतलब H2O का होल 6, 3 दिया हुआ है, तो कैसे आएगा? H2O तो न्यूट्रल लिगैंड है, कोई चार्ज होगा नहीं। अच्छा, कोई आयोनाइजेशन स्फीयर का भी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये जो 3 देख रहे हो डायरेक्ट इस पर चार्ज हो जाएगा, ऐसे। उसी प्रकार से रहता है, मान लो डाइसाइनो आउरेट 1, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आउरेट मतलब गोल्ड की बात कर रहा है, डाइसाइनो मतलब CN2। ऑक्सीडेशन नंबर 1 अब कैसे आएगा, सोचो। तो इसका मानोगे X, इसका -1 होता है, 2 है तो -2, तो उधर जा कर के तो +2 होगा, जबकि चाहिए हम लोग को कितना यहाँ 1, तो इसका मतलब कि यहाँ -1 होना चाहिए, तो X बराबर -1 + 2, तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस, ऐसे। तो बस यही मेन है, इतना यदि सीख गए हो तो आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और एग्ज़ाम में बताया कि दोनों प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप वैसे ही समझोगे और अच्छे से जो है कंसेप्ट को ले करके चलना है, कंसेप्ट को बना करके चलना है। समझ गए बातों को? ठीक, तो अब नॉमेनक्लेचर जब पूरी तरह से यहाँ समाप्त होता है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। और नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
जिसको कि हम लोग VBT के नाम से जानते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बिल्कुल नए तो नहीं, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में इसको पढ़े हैं कि बेसिकली यह थ्योरी एक्सप्लेन करता है नेचर ऑफ बॉन्डिंग। वहाँ जो पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग में, तो वहाँ सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स या आयंस के बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रहा था, उसके शेप्स को एक्सप्लेन कर रहा था, ज्योमेट्री एंगल वगैरह बतला रहा था, बॉन्ड कैसा मजबूत या कमज़ोर बनेगा इसके बारे में बतला रहा था। तो वह सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल या आयन के लिए था। यहाँ जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया गया था किसके द्वारा? पॉलिंग और स्लेटर के द्वारा 1935 में, जो एक्सप्लेन करता है क्या? नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब यह थ्योरी जो है वह एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट जो है, इसके आधार पर यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ज्योमेट्री या फिर उसके शेप को भी एक्सप्लेन करता है। मेन तो यह थ्योरी है कि बताएगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आयन या लिगैंड है उसके बीच किस प्रकार का बॉन्ड बनेगा या बॉन्ड कैसे बनेगा, इसके बारे में। लेकिन बॉन्डिंग के बाद बोल रहा है कि वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए एक्सपेरिमेंट से जो मैग्नेटिक मोमेंट का डाटा ऑब्जर्व किया गया है, उस मैग्नेटिक मोमेंट का डाटा के आधार पर उस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री या उसके शेप को भी एक्सप्लेन करता है यह थ्योरी। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? तो इसको आप डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़े हो कि जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, वह बराबर होता है इसका √n+2 Bm बोर मैग्नेट्रॉन, जहाँ n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो डिटरमाइन किया गया इस आधार पे, तो वहाँ से हम लोग पता करेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पे इसका कैसा शेप बनाया जा सकता है, कैसा इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, कैसा इसका ज्योमेट्री वगैरह होगा। इन सारी बातों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी समझ गए कि थ्योरी बताएगा क्या? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल लिगैंड के बीच किस प्रकार का बॉन्ड है उसको बतलाएगा, और मैग्नेटिक मोमेंट का डाटा के आधार पर उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का शेप या ज्योमेट्री के बारे में भी एक्सप्लेन करेगा, या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसके लिए कुछ बेसिक से पॉस्टुलेट्स हैं इस थ्योरी के, और पॉस्टुलेट्स जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़े हैं वे सारे पॉस्टुलेट्स यहाँ भी एप्लीकेबल हैं। उसके अलावे कुछ पॉस्टुलेट्स आएंगे। जितना पॉस्टुलेट्स वहाँ हम लोग पढ़े थे वे सारे पॉस्टुलेट्स अभी भी एप्लीकेबल हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ आएंगे। और अतिरिक्त में क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है कि द सेंट्रल मेटल आयन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेक्स अवेलेबल a number of sp and d orbitals vacant in its valence shell equal to its coordination number। ऐसा सबसे पहला पॉइंट इस थ्योरी का कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो उसका सेंट्रल मेटल आयन है वो क्या करेगा? अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर वैलेंस सेल में sp और d ऑर्बिटल को खाली करेगा। खाली है तो ठीक, और नहीं खाली है तो उसको खाली करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम लेते हैं NiCO का होल 4। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में तो हम लोग पढ़े हैं। अब इसमें से निकेल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है? 4। इसका मतलब है कि निकेल अपने वैलेंस सेल में 4 ऑर्बिटल खाली करेगा। है तो ठीक, नहीं है तब करेगा। तो कैसे है? तो निकेल का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे लास्ट में तो 3d8 4s2 होता है, और आगे जाओगे तो 4p हो जाएगा। उस हिसाब से यदि आप देखोगे
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 S के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, P के 3 खाली हैं। तो निकेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, खाली ऑर्बिटल कितना चाहिए 4, अभी कितना दिख रहा है 3, तो ये 4 करेगा खाली, चाहे जैसे करे, इलेक्ट्रॉन लूज करके करे, इलेक्ट्रॉन को पहले पेयर अप के करे, लेकिन इलेक्ट्रॉन को जैसे भी जो करना हो इलेक्ट्रॉन लूज करे चाहे पीछे पेयर अप कर दे, ये ऑर्बिटल को खाली करेगा। और कितना ऑर्बिटल खाली करेगा, तो जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो पहला पॉइंट यही हुआ इस थ्योरी का कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो उसका सेंट्रल मेटल आयन है वो अपने वैलेंस सेल में S, P और D ऑर्बिटल खाली करेगा, वैकेंट बनाएगा उसको। और बनाने का तरीका क्या होगा कि यदि चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नहीं तो इलेक्ट्रॉन को पीछे पेयर अप करेगा। और कितने ऑर्बिटल्स वैकेंट करेगा, तो जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कि यदि सेंट्रल मेटल आयन अपने ऑर्बिटल्स को खाली कर लेता है वैलेंस सेल में अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, तो सपोज कि किसी में कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका 6 मान लेते हैं, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसको S का 1 खाली करना पड़ेगा, P का 3 खाली करना पड़ेगा और D का 2 खाली करना पड़ेगा, तब ना हुआ 6 ऑर्बिटल टोटल। अब इसमें से हम लोग जानते हैं कि S ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल है, P का डम्बेल है और D का जो है डबल डम्बेल होता है ऐसे। तो ठीक है कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर ऑर्बिटल खाली कर दिया, तो अब डायरेक्ट वही ऑर्बिटल जो है बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन ऑर्बिटल्स का अलग अलग शेप होगा, उन ऑर्बिटल्स का अलग अलग साइज होगा, उन ऑर्बिटल्स का अलग अलग एनर्जी होगा। तो अलग अलग शेप, साइज और एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, खास करके तब जब उनको एक जैसा बॉन्ड बनाना हो। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो सारे ऑर्बिटल्स हैं आपस में इंटरमिक्स करेंगे, मिलेंगे, और इंटरमिक्स करके क्या होगा कि एक इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाएंगे। जितने ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, जैसे S का 1, P का 3, D का 2, टोटल 6, तो इंटरमिक्सिंग के बाद आप 6 एक समान ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और ये जो 6 एक समान ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये सारे ऑर्बिटल्स क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और यह जो इंटरमिक्सिंग का फेनोमेनन है यह क्या कहलाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो पहला पॉइंट में हम लोग देखे थे कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर सेंट्रल मेटल आयन अपने वैलेंस सेल में ऑर्बिटल को खाली किया। अब चूंकि वे ऑर्बिटल्स अलग अलग नेचर के हैं, अलग अलग शेप, साइज, एनर्जी है, तो डायरेक्ट वे बॉन्ड नहीं बनाएंगे, इसलिए वे सारे वैकेंट ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करेंगे और मिल करके नए ऑर्बिटल्स का एक सेट तैयार करेंगे। और नए ऑर्बिटल्स का शेप, साइज, एनर्जी सब एक समान होगा। और यही जो फिनोमिनन है ऑर्बिटल का इंटरमिक्स करना, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और जो नए ऑर्बिटल्स बने, इन ऑर्बिटल्स को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उतने ही बनेंगे जितना कि एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है, जितना कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिला है, उसमें इन्वॉल्व हुआ है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं पहले से कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। क्या हुआ डायरेक्शनल का मतलब, तो डायरेक्शनल का मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो एक S और एक P मिला है आप, तो S का तो स्फेरिकल है, हम लोग जानते हैं कि स्फेरिकल शेप नॉन डायरेक्शनल होता है, लेकिन P का डम्बेल है तो डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल है मतलब कोई ना कोई पार्टिकुलर एक्सिस की तरफ इसका ओरिएंटेशन होगा, जिसमें हम लोग इस पोर्शन को हेड बोलते हैं, इसको साइड बोलते हैं, ऐसा। तो जब ये दोनों ऑर्बिटल मिल जाते हैं तो जो नए 2 ऑर्बिटल बनते हैं कुछ ऐसा बनते हैं ना, जिसको कि हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, ऐसा। इस प्रकार से साइन दे देते हैं, प्लस प्लस माइनस, ऐसा। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, इसमें से मेजर लोब कहलाता था और ये वाला क्या कहलाता था, माइनर। मेजर लोब ही ओवरलैपिंग में भाग लेता था और इसी के चलते बॉन्ड बनता था। तो यहाँ अभी S ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है, लेकिन यही S जब P के साथ मिल गया तो अब जब sp ऑर्बिटल बना तो यह किस नेचर का है, डायरेक्शनल। और यदि कोई ऑर्बिटल डायरेक्शनल है तो उसके ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वह बॉन्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट होगा। और यदि पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉन्ड बन रहा हो तो उसके चलते क्या होगा कि उस मॉलिक्यूल या उस आयन का एक डेफिनिट शेप मिलेगा, ऐसा। समझ गए। तो जो भी वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे सेंट्रल मेटल आयन के जिनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ, वे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल नेचर होने के चलते स्पेस में अपने आप को पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट करेंगे, जिसके चलते उस मॉलिक्यूल या आयन का एक डेफिनिट शेप, एक डेफिनिट ज्योमेट्री जो है मिलेगा। अब यहाँ से
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो और हम लोग नोटिस करेंगे कि ठीक है, अभी तक जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह सेंट्रल मेटल आयन या उसी के ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। सो व्हाट अबाउट लिगैंड्स? लिगैंड्स की बात हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं अभी तक? तो अब लिगैंड्स की बात हम लोग करेंगे, क्योंकि बॉन्डिंग जो होना है इसमें वह सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड्स के बीच होना है। तो सेंट्रल मेटल आयन का तो देख लिए पूरा कहानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर ऑर्बिटल खाली करेगा, ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा, हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्शनल है इसलिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट होगा। तो लिगैंड्स के बारे में बोला जा रहा है कि लिगैंड्स जो होंगे इनके पास फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल होगा। इस फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल में क्या रहेगा? लोन पेयर रहेगा। ये सिग्मा ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो सकते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो सकते हैं। जैसे क्लोरीन की बात करें, यह एक एटम है तो इसके जो लोन पेयर हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में है। NH3 की बात करें तो इसका जो लोन पेयर है हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। वही एक लिगैंड हम लोग PH3 ले लें या फिर N2 ले लें ऐसा, तो N2 में जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। तो लिगैंड्स के पास भरा हुआ सिग्मा ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर होता है, और यह सिग्मा ऑर्बिटल में भी एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ भी हो सकते हैं। अब क्या होता है कि मेटल के पास है वैकेंट ऑर्बिटल। इस चीज़ को हम लोग देखें, यह वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है मेटल का, सेंट्रल मेटल आइटम का। और लिगैंड के बारे में जो देखें, किसके पास है भरा हुआ ऑर्बिटल? फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल, किसका? लिगैंड का। अब यहाँ से बॉन्डिंग होगा, तो बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन में हम लोग क्या देखें कि ऑर्बिटल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वे आपस में ओवरलैप करते हैं इस प्रकार से, और फिर दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक जगह आकर के पेयर्ड अप हो जाता है। यहाँ तो दोनों ऑर्बिटल में अनपेयर्ड नहीं है, यहाँ कुछ ऐसा है कि एक में भरा हुआ है पूरा 2 का 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बिल्कुल खाली है। तो यहाँ डायरेक्ट ऐसा ही ओवरलैपिंग हो जाएगा। ये जो भरा हुआ ऑर्बिटल है लिगैंड का वह जाकर के ओवरलैप करेगा इस मेटल का वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल से। ऑब्वियसली यहाँ हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, तो ओवरलैपिंग होकर के कुछ ऐसा बनेगा, मेटल लिगैंड बीच में ऐसा आ जाएगा भरा हुआ ऑर्बिटल ऐसा। तो चूँकि यहाँ जो ओवरलैपिंग होकर के बॉन्ड बनेगा इस बार, या जो बन रहा है वह कैसे बन रहा है, तो एक जो पार्टनर है बॉन्ड का, 2 हुए ना, एक मेटल एक लिगैंड, तो उसमें से एक ही पार्टनर बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, दूसरा पार्टनर बिना इलेक्ट्रॉन का है। अब उस प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें बॉन्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कोई एक ही पार्टिसिपेटिंग एटम दे, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ना दे क्योंकि उसके पास रहेगा ही नहीं ऐसा, तो इस प्रकार के बॉन्ड का एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा जिसको कि हम लोग एरो से दिखलाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगैंड टू मेटल। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस थ्योरी का, यही जो है यहाँ नेचर ऑफ बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन के पास वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, वहीं दूसरी ओर लिगैंड्स के पास फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल होता है। बॉन्डिंग के दरमियान लिगैंड का भरा हुआ ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल आयन के खाली ऑर्बिटल से डायरेक्ट ओवरलैप करेगा, और इस प्रकार से जो यहाँ बॉन्ड बनेगा वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। और यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक जान रहे हैं हम लोग स्पेशल टाइप का बॉन्ड है जिसमें बॉन्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के द्वारा दिए जाते हैं। दोनों एटम्स जो है मिलकर के इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं लगाते हैं, रीजन कि दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है और एक के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है। तो बेसिकली यही है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, बस इतना हम लोग जो है यहाँ से ध्यान में रखेंगे। अब जो बीच में इसमें एक हम पॉइंट अभी बताए थे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल नेचर के हैं, तो डायरेक्शनल नेचर के होने के चलते जो है वे क्या करेंगे कि स्पेस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट होंगे, जिसके चलते उस कोवेलेंट उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक डेफिनिट शेप मिलेगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग को वही देखना है कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो सकते हैं
और वे स्पेस में किस प्रकार से ओरिएंट होंगे और कैसा शेप उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बनेगा। लेकिन यह थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इसको इस लेक्चर में करना संभव नहीं है, आगे के लेक्चर में इसको हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।